नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिवालिक एजुग्राम में। और आज संस्कृत का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले का हमारा एक वीडियो हो चुका है जिसमें हमने पूरे संस्कृत वर्णमाला की शुरुआत, थोड़ा सा संस्कृत का इतिहास और प्रत्याहार उसमें हमने पढ़े थे। और माहेश्वर सूत्र के बारे में भी, उस माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति, पाणिनि के कुछ नियम हमने उसमें पढ़े थे। और उसके लिए अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो प्रत्याहार का वीडियो, प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र का पहला वीडियो पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सभी का स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। देखिए, संस्कृत और हिंदी का वर्ण परिचय लगभग एक जैसा है, तो कुछ कुछ एक जैसा है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही क्या है उसमें डिफरेंस है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जहाँ से सी टेट और यूपी टेट में यहाँ से ही लगभग कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग 4 नंबर यहीं से ही आपको मिलते हैं। तो देखिए, इस छोटे से टॉपिक से आपको 4 नंबर बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा वीडियो आज 4 नंबर के लिए प्रॉपर होने वाला है। तो इसमें हम आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवालिक एजुग्राम में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और वीडियो को पहले देखें, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कहीं कोई कमी नजर आती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में वर्ण ज्ञान, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, स्पर्श, संयुक्त स्वर, अंतस्थ और उसमें व्यंजन। तो देखिए, संस्कृत भाषा जो है वो विश्व की सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। क्या है? संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, किंतु संस्कृत की वर्णमाला की कुछ वर्णों के हेर फेर के साथ हिंदी में भी क्या होगी, स्वीकृत होगी। तो हिंदी की जो वर्णमाला है वो कहाँ से आई है? वो संस्कृत से ही आई हुई है। और संस्कृत की अपनी ही बहुत सारी क्या है, विशेषताएं भी हैं। देखिए, संस्कृत में ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो उच्चारित किया जाता है वही वर्ण रूप में लिखा भी जाता है। और जो ध्वनि और लिपि के मतलब ऐसा, आप ऐसा समझिए कि जो ध्वनि है संस्कृत की और जो लिपि है वो एकदम साम्य है। जैसे कि अंग्रेजी में बट का उच्चारण बट तथा पुट, जैसे बी यू टी का बट और पी यू टी का पुट किया जाता है। तो देखिए, बी यू टी बट, पी यू टी पुट, तो कितना डिफरेंस है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, लेकिन संस्कृत में क्या है, जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा, और जो पढ़ा जाएगा वही बोला भी जाएगा। और संस्कृत में एक शब्द के लिए एक वर्ण, मतलब शब्द या एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, और ऐसी विशिष्टता विश्व की किसी भी भाषा में नहीं है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो देववाणी संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। देखिए, थोड़ा सा अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो अपने हालांकि सिलेबस से थोड़ा हटके है, लेकिन सिर्फ इसमें 30 ही सेकंड लेंगे, और क्योंकि थोड़ा बेस आधार सभी को पता होना चाहिए और ये महत्वपूर्ण बात है। इससे देश प्रेम और अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ता है, और यही हमारा क्या है, यही हमारा परम कर्तव्य भी है। तो देववाणी संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, और संस्कृत भाषा से ही विश्व की सभी भाषाओं का उद्गम हुआ है। लेकिन भारतवासी भूल गए हैं, क्योंकि ये सब इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है। और भारतीयों के नैतिक पतन का कारण भी क्या है, संस्कृत भाषा का ह्रास ही हमारी संस्कृति को थोड़ा नहीं, बहुत नीचे, बहुत गर्त में लेता जा रहा है। तो गाइस, सब संस्कृत पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि संस्कृत, अब तो सारे साइंटिस्ट भी ये मानते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने साइंटिस्ट हैं उनका भी मानने की क्या बात है। ये आप खुद देख सकते हैं कि नासा अपने जो सिग्नल भेजता है सैटेलाइट से, वो संस्कृत में होते हैं। जो अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों के लिए सिग्नल छोड़े जाते हैं वो किस में होते हैं, संस्कृत में होते हैं। तो नासा अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में संस्कृत यूज करता है, और जब नासा यूज कर सकता है तो सोचिए भारतीयों को इसके लिए कितना वो होना चाहिए। तो छोड़िए, इससे आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ तक आपको सिर्फ थोड़ा मोटिवेट करना चाहता था। संस्कृत के लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है। थोड़ा हिंदी भाषी हिंदुस्तान में रहना है, मतलब कि हमें थोड़ा अपनी संस्कृति का भी पता होना जरूरी है। तो संस्कृत की वर्णमाला हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन है। स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर इस पर ध्यान नहीं देना है, इसे आप आगे डिस्कस करेंगे क्या कितना है। तो स्वर ये पहले वीडियो में अच और हल ये क्या है, प्रत्याहार है दोनों। और ये प्रत्याहार टोटल कुल कितने थे, 42, जो कि हमने पहले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पूरी कहानी हमने उसमें समझ चुके हैं। तो 14 सूत्रों में सभी मूल स्वर और व्यंजनों की गणना कर दी गई, ये भी मैंने बता दिया था आपको पहले ही। और पाणिनि ने स्वरों को अच प्रत्याहार, यानी कि 4 पहले प्रत्याहार जो 4 हैं, शुरू के 4 प्रत्याहार जो प्रारंभ के हैं, और व्यंजनों को 5 से 14 के अंतर्गत संक्षेप में सभी की गणना कर दी है। तो देखिए, संस्कृत वर्णमाला कुछ कुछ हिंदी जैसी बिल्कुल मैच करती हुई है। तो देखिए, जो मैं चीजें बताता हूँ उनको साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। तो संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, यहाँ पर सिर्फ स्वर बोला है, ना कि मूल या संयुक्त ऐसा करके कुछ नहीं है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर
33 व्यंजन और 4 अयोगवाह, ऐसे कुल मिलाकर के 50 वर्ण है। देखिए कहीं कहीं पर आपको अयोगवाह 2 भी लिखे मिल जाएंगे, और 2 कहाँ पर मिलेंगे, नॉर्मली आपको हिंदी में, लेकिन संस्कृत में आपको 4 मिलेंगे। अगर आपको ऑप्शन में 4 नहीं मिलता है तो ऑप्शन आपको 2 का मिलेगा। ऐसे कुल मिलाकर 50 वर्ण है, और कहीं पर ये वर्णों की संख्या 48 भी लिखी हुई है। तो स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं। तो अच मतलब स्वर कितने हैं, 13 हैं, हल मतलब व्यंजन कितने हैं, 33 हैं, और अयोगवाह कितने हैं, 4। तो इन सब का विभाजन क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए संस्कृत में हर अक्षर स्वर और व्यंजन के संयोग से बनता है। जैसे कि कै, यानी कि कै मतलब कै का, और इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसे आप आधा कै भी बोल सकते हैं। और इसमें अगर हलंत अधिक ए मिला दिया जाए तो जो इस हलंत वाले कै में ए मिलता है तो पूरा क्या मिलकर तैयार होता है, कै। जैसे स्वर सुर लय सूचक है और व्यंजन श्रृंगार सूचक। तो देखिए सुर क्या है, सुर से पता लगता है सुर और लय का, और व्यंजन से क्या पता लगता है, श्रृंगार का। किसका श्रृंगार, शब्दों का, वाक्यों का। तो संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान, जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक भी यही है, आज का हमारा मेन टॉपिक है संस्कृत में वर्ण परिचय एवं उनके ध्वनि उच्चारण स्थान का ज्ञान कराना। तो ये देखिए बीटीसी फर्स्ट सेम, बीटीसी थर्ड सेम, सीटेट, यूपी टेट, और इसके अलावा रीट, जितने भी टेट हैं या शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीटीसी की हो, चाहे वो बीएड की हो, चाहे वो डीएलएड की हो, और चाहे वो कोई सा भी किसी भी राज्य का टेट हो, चाहे वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट हो, चाहे वो किसी अन्य राज्य की सुपर टेट हो, चाहे वो यूपी का सुपर टेट हो, सभी में यही सिलेबस है। संस्कृत अगर कहीं पूछी जाती है तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। और हमारे मुख के अंदर कितने भाग होते हैं, 5 विभाग, जिनको स्थान कहते हैं। देखिए कहते हैं ना कि स्थान के आधार पर विभाजन, मुख के अंदर के जो स्थान है उनके आधार पर वर्णों का विभाजन, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो कितने स्थान है मुख के अंदर, 5। इन 5 विभागों में से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। देखिए प्रत्येक विभाग से एक स्वर उत्पन्न होता है, और ये ही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इससे पहले अगर आपने इतना डीप कहीं संस्कृत को ना समझा होगा, ना पढ़ा होगा, तो ऐसा आपको सिर्फ कहाँ पर मिलेगा, सिर्फ शिवालिक एजुरा पर। तो ये ही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज में बहुत देर तक बोला जा सके। ठीक है, सबसे विशिष्ट पहचान। अब तक आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि स्वर वो है जो स्वयं में अपने आप में पूर्ण मतलब बना हुआ है, उसे उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती। लेकिन इसकी एक और बेहतरीन पहचान हम आपको बता दें कि एक ही स्वर को जो ना एक ही आवाज में बहुत देर तक बोला जा सकता है, जैसे लेकिन आप कै को नहीं बोल सकते, क्योंकि कै में क्या है, कै हलंत और प्लस ए मिला हुआ है। तो आप उसमें भी स्वर का ही उच्चारण अधिक देर तक कर सकते हैं, किसी भी व्यंजन का उच्चारण बहुत देर तक नहीं किया जा सकता। आपको ये चीजें नोट रखनी है, नोट करते चलिए और साथ ही साथ लिखते चलिए। और शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, जिन लोगों ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में संस्कृत लिया हुआ है। देखिए मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा इसलिए बोलता हूँ, ना कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि ये हिंदी और संस्कृत में, सिर्फ हिंदी और संस्कृत का ही ज़्यादा यूज किया जाता है। ये इंग्लिश में एग्जाम में नहीं दिए होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इनमें हिंदी या संस्कृत का ही प्रयोग किया जाए। नॉर्मली तो मैं हिंदी ही बिल्कुल समझाते हुए चलता हूँ, एकदम हिंदी में शुद्ध देसी तरीके से, ताकि सभी बच्चों के मस्तिष्क में, दिमाग भी, ब्रेन भी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, माइंड भी नहीं बोल रहा हूँ, देखिए मस्तिष्क में शुद्ध शब्द एकदम ये बैठ सके, बिल्कुल एकदम छप सके। और मेरा यही है कि मैं जो भी सब्जेक्ट आपको कराऊं उसमें आपके 15 आउट ऑफ 15 यानी कि पैडागोजी से अलग, क्योंकि संस्कृत 30 नंबर की आती है, उसमें 15 नंबर में पैसेज और पैडागोजी वर्णमाला सभी कुछ है। तो सिलेबस भी मैंने आपको इसका पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि सिलेबस भी क्या क्या है, वो भी उसके लिए भी आप पहला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्यंजनों का विभाजन, देखिए स्वरों का विभाजन हम अब पढ़ेंगे, और व्यंजनों का देखते हैं कि 33 व्यंजनों में से 25 वर्ण वर्गीय वर्ण है, यानी कि 5 वर्ग। व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग, जिन्हें आप शॉर्ट में भी याद सकते हैं कचट तप। क्या याद रखना है आपको शॉर्ट में, कचट तप में। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, रुकिए। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। तो कौन कौन से 5 वर्ग हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपने पहले अपनी कक्षा में पढ़ लिया होगा कि 5 वर्ग होते हैं। बाकी के जो 8 व्यंजन, देखिए 5 वर्ग में 5 25 आ गए, बाकी 33 में से कितने बचे, 8। तो 8 व्यंजन को क्या बोलेंगे, विशिष्ट व्यंजन। और क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन की तरह किसी एक वर्ग में नहीं बैठ सकते, इसलिए वर्गीय व्यंजनों का विभाजन उनके उच्चारण की समानता के अनुसार किया गया है। वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर, व्यंजन, अयोगवा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। टोटल 13 स्वर हैं, जिनमें मूल और ऐसे
संयुक्त करके अलग अलग हैं, उनका भी अब हम विभाजन आगे पढ़ेंगे। व्यंजनों का विभाजन भी मैंने आपको बता दिया, 25 वर्गों में आते हैं और 8 विशिष्ट व्यंजन होते हैं। और अवयव भी मैंने आपको बता दिया 4 होते हैं, कौन कौन से हैं वो आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वरों का विभाजन देखते हैं कि मूल स्वरों की संख्या 9 है। अगर आपको पूछा जाता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या अगर पूछी जाती है तो आपको 9 बताना है, और वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, अंग। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? 4 संयुक्त स्वर हैं, 9 मूल स्वर हैं। 9 और 4 कितने हो गए? देखिए 9 और 4 दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 13 यहाँ पर टोटल हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी। तो 13 यहाँ पर क्या हो जाते हैं? स्वर। तो 9 मूल स्वर हैं, 4 संयुक्त स्वर हैं। और ये संयुक्त क्यों है ये भी आपको पता है, ए और ई मिलकर ए होता है। इस तरीके से मिल के ये 2 स्वरों के मेल से ये चारों बनते हैं, ये वाले। देखिए आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ए, आई, ओ, औ। ये किसके से बनते हैं? ये अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए क्या है ये? इसलिए ये संयुक्त स्वर हैं। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अगर थोड़ा पहले हम अगर ह्रस्व स्वर के बारे में देखें थोड़ा सा, तो स्वर वर्णों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनके उच्चारण समय को 1 मात्रा माना गया है। मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा के बराबर समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा स्वर। और इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। स्वरों का स्वर वर्णों को कितने भागों में? 3 भागों में, याद रखना है। किस किस में? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। तो जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर अगर देखें तो दीर्घ स्वर क्या है? इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, इसलिए इनके उच्चारण समय को 2 मात्रा माना गया है। देखिए आपने जो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी जो मात्राएं लगती हैं वो भी क्या लगती हैं? ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं, इनकी इन्हें 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है इनके उच्चारण में। तो आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या हो गए हमारे? दीर्घ स्वर। प्लुत, इसके बाद आ जाते हैं प्लुत। इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, मतलब कि 2 से अधिक, यानी कि कितना? 3 मात्रा या 4 मात्रा या आगे जितना भी समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्लुत कहलाएगा। और ऐसे कितने हैं? सिर्फ 1 है। अगर किसी कहीं पर किसी वर्ण का उच्चारण 2 मात्राओं से अधिक के लिए हो रहा है तो उसके वहां आगे एक ऐसा निशान बना दिया जाता है, तो यही क्या कहलाता है? हमारा प्लुत कहलाता है। इनके उच्चारण समय को 3 मात्रा का माना गया है। मैंने अभी बताया आपको 3 मात्रा का माना मैंने गया है, इसलिए ऐसे वर्गों के सम्मुख 3 लिख देते हैं, जैसे ओम। क्यों यहाँ पर ओम, ओ जो लिखा हुआ है प्रारंभ में, इसका उच्चारण 3 मात्राओं के समय में किया जाता है, ओम। इन स्वरों का प्रयोग सामान्य संस्कृत में नहीं मिलता। जब सामान्य में नहीं मिलता तो कहाँ मिलेगा? सोचने वाली बात है कि अगर सामान्य संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं मिलता तो कहाँ पर मिलेगा? बताइए बताइए। 5 सेकंड का समय है, तब तक मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ और आप कमेंट करके बता दीजिए। जब सामान्य संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? कमेंट कीजिए। सॉरी। हाँ, तो इनका प्रयोग कहाँ मिलेगा? इनका प्रयोग मिलेगा वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत मतलब जिस संस्कृत में वेद लिखे गए हैं, तो वैदिक संस्कृत में प्लुत का प्रयोग अधिकतर देखने को मिल जाता है। तो हमारे ह्रस्व स्वर कितने हैं? ये संख्या में 5 हैं, दीर्घ 7 हैं और प्लुत कितने हो गए? 1। तो 7, 5, 12 और 1 13। तो फिर से कितने हो गए? स्वर कितने हो जाते हैं यहाँ पर? 13 हमारे स्वर हो जाते हैं फिर से। इसके आगे चलते हैं। तो देखिए जीव की खड़ी स्थिति के आधार पर अगर हम देखें वर्णों का विभाजन, इसके आधार पर ध्वनियों का विभाजन किसके आधार पर? जीव की खड़ी स्थिति के आधार पर। देखिए जीव की खड़ी स्थिति के आधार पर इसका विभाजन कितने प्रकार से होगा? तो जीव की खड़ी स्थिति के आधार पर इसका विभाजन 4 प्रकार से होगा। किसका विभाजन? स्वरों का। जीवा की स्थिति के आधार पर अगर हम इसका विभाजन करते हैं तो कितने प्रकार से होगा? 4 प्रकार से। याद रखना है कि जीव की खड़ी स्थिति के आधार पर, ना कि आदि के आधार पर। आदि के आधार पर कितने तरह का विभाजन होता है? 3 तरह का। कौन सा? अग्र, मध्य और पश्च। जीव जब जीव के अग्रभाग से क्या बोला जाता है, अगर हम इसमें देखें तो देखिए जीव के अग्रभाग से, यहाँ पर मैं लिख देता हूं अग्रभाग, 3 प्रकार से होगा। अग्रभाग में आएगा आपका
ई। मध्य भाग से क्या क्या बोला जाता है, मध्य में आएगा अ, और पश्च भाग में, अगर आप पश्च में देखें तो पश्च में आ जाता है आपका ऊ। तो अगर जीव की आदि स्थिति के आधार पर बोला जाता है कि अग्र जीव के अग्रभाग से कौन से स्वर का उच्चारण किया जाता है, तो ई का, मध्य से ए का और पश्च से ऊ का विभाजन किया जाता है। तो देखिए इसके बाद हम देखें अब जीव की खड़ी स्थिति के आधार पर देखते हैं, क्योंकि जीव की खड़ी स्थिति के आधार पर मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आदि के स्थान पर। तो खड़ी स्थिति के आधार पर पहला है संवृत स्वर। देखिए संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार संकरा हो जाता है, और ये संख्या में कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। तो जीवा की खड़ी स्थिति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत, जब मुख द्वार बहुत संकरा हो जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है सकरा, तो इसे संकरा कर लीजिए, संकरा हो जाए लेकिन स्पर्श ना हो, मतलब कि मुख संकरा तो हो जाएगा लेकिन स्पर्श ना हो, अर्थात लगभग पूरा पूरा बंद हो जाए। तो ऐसे उच्चारण कौन से है, ई उ ऊ। नॉर्मली यहाँ पर ऊ सबसे सर्वाधिक आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऊ आपको सबसे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन ये चारों ही क्या है, चारों ही संवृत स्वर है। इसके बाद आते हैं अर्ध संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम संकरा होता है, और ये संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब मुख द्वार आधा बंद हो जाता है, मतलब देखिए संवृत में लगभग पूरा बंद हो जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं, मतलब पूरा बंद नहीं होगा, और अर्ध संवृत में आधा बंद होगा। तो ये कौन से होते हैं, ए और ओ। इसके बाद आता है विवृत स्वर। तो विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा का पूरा खुला रहता है। तो ये कितने हैं, ये भी 2 है, आ और आ, ठीक है। तो ये भी संख्या में कितने हैं, ये भी 2 है, ये है विवृत स्वर। विवृत स्वर मतलब विवृत से आप विशाल समझिए, विशाल मतलब पूरा बड़ा, और पूरा बड़ा मतलब पूरा जब मुख खुला हुआ हो, तो ये क्या होगा, विवृत होगा। और अर्धविवृत मतलब जब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है, और ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं, ए ऐ औ अ, ठीक है। ये कितने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। इसके बाद आ जाता है व्यंजनों का विभाजन। तो देखिए मैंने आपको बताया 5 स्थान है, और 5 स्थान से एक एक मूल स्वर की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही यहाँ से व्यंजनों की भी उत्पत्ति होती है। तो जो कंठ से आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, कंठव्य कहलाएंगे। तालु की मदद से उच्चारित होने वाले क्या कहलाएंगे, तालव्य कहलाएंगे। मूर्धा से यानी कि कंठ के थोड़ा ऊपर का स्थान, जो कि आप गले में, अगर आपने ही गले को आपने शीशे में या किसी और, आप अपने फोन के कैमरे से भी अगर फोन का कैमरा मुंह खोल के उसके सामने लगाते हैं, तो जो बिल्कुल सामने वाला स्थान दिखाई देता है वो क्या होता है, वो मूर्धा होता है, गले से थोड़ा, कंठ से यानी कि थोड़ा ऊपर का स्थान। दांत की मदद से बोले जाने वाले क्या कहलाएंगे, दंतव्य। और होठों से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, ओष्ठव्य कहलाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, कंठ से बोले जाने वाले क्या कहलाएंगे, कंठव्य। तालु की मदद से बोले जाने वाले तालव्य। मूर्धा से बोलने वाले जाने मूर्धन्य। दांत की मदद से बोले जाने वाले दंतव्य, और होठों की मदद से बोले जाने ओष्ठव्य। तो देखिए अब इन्हें पाणिनि के सूत्रों के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, ठीक है, कि पाणिनि की ने क्या किया था, बहुत उन 14 मूल जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, उन्हीं से पूरे के पूरे व्याकरण का निर्माण उन्होंने कर दिया है। तो उन्हीं में से इनके लिए भी कुछ सूत्र बनाए गए हैं, वो भी हम इसमें आगे देखेंगे। कि एक अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो आपको फिर वर्ण याद करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ग के लिए एक वर्ण याद कर लीजिए, आपको सारे कंठव्य वर्ण याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ से सीखना पड़ेगा, जो मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो काटा है तो बिल्कुल भी काटने की गलती मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ही देखना है। देखिए कंठव्य वर्ग में कौन, कंठव्य मतलब कैसे कै ही समझ सकते हैं कि कंठ कैसे, कंठ और कैसे कै। तो देखिए आपको ऐसे क्रम याद रखना है कि कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, उसके बाद विशिष्ट व्यंजन। तो आपको ये 5 तो कम से कम याद ही रखने हैं। 5 वर्गों के नाम याद, तो आपको यहाँ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठव्य। तो अगर आप पीछे कंठ से शुरू करते हैं तो आप अगर ऊपर ऊपर आते चले जाएंगे तो आगे यही आपको मिलते हैं। देखिए सबसे नीचे कंठ है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत, और फिर सबसे आगे होठ। तो क्रम से ही है, और इन्हीं के आप आगे आपको क्या करना है, कचट तप वर्ग याद कर लेना है। कचट तप यानी कि कंठ, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और ऐसे ही कचट तप। तो क्या के आगे कंठ, तालव के आगे चय वर्ग, मूर्धन्य के आगे टय वर्ग, दंते के आगे तय वर्ग, और ओष्ठव के आगे पय वर्ग। तो विशिष्ट व्यंजन ये अलग है, इनको हम और आगे देखेंगे, लेकिन आप अभी आप यहाँ से सिर्फ इनको देख लीजिए। साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हालांकि वीडियो आपको पढ़ा रहेगा, सीटेट के एग्जाम तक वीडियो चैनल पे ही पढ़ा रहेगा, लेकिन आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा पक्की याद हो जाती हैं। इसके बाद आता है अयोगवाह। तो अयोगवाह को
हमारा छूट गया था बीच में, अयोगवा देखते हैं। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया हमारे अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन के अलावा जो बाकी बचे वो क्या कहलाएंगे? वो अयोगवा कहलाएंगे। अयोगवा मतलब अयोगवा दो होते हैं, एक तो अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। और जो मैंने बताया था आपको चार, तो एक जिह्वा मूल्य और एक उपधामनीय, ये चार क्या कहलाते हैं? ये चारों अयोगवा कहलाए जाते हैं। कहीं पर आपको ये जिह्वा मूल्य और उपधामन्य के अलावा भी कुछ अन्य वर्ड मिल जाते हैं, लेकिन सही क्या है? सही है अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधामन्य। अयोगवा कितने होते हैं? चार। और इनका उच्चार कुछ खास नियमों से चलते हैं जो आपको आगे भी मैं बताने वाला हूँ। तो अनुस्वार कौन सा होता है? जब एक ऐसे ऊपर बिंदी हुई मिलती है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग जब आपको यहाँ पर ऐसे करके दो बिंदी किसी के आगे मिल जाती है, जैसे यहाँ पर आ मिल गया, इसके आगे यहाँ दो बिंदी लिखी हुई, तो ये क्या कहलाएगा? विसर्ग कहलाएगा। जिह्वा मूल्य क्या होते हैं? जब कै और ख, ये क्या कहलाते हैं? कै और ख कहलाते हैं जिह्वा मूल्य, जब इनके ऊपर ऐसे वाला निशान लगा हुआ होता है, या इनके आगे ऐसे वाला एक निशान मिल जाता है। देखिए मैं यहाँ पर निशान बना देता हूँ फिर से, यहाँ ऐसे वाला निशान, तो ये क्या कहलाते हैं? जिह्वा मूल्य कहलाते हैं। और उपधामन्य क्या होते हैं? उपधामन्य होते हैं जब पै और फै के आगे ऐसे वाला निशान आपको लगा मिलता है, ये क्या कहलाते हैं? उपधामन्य। कहीं कहीं पर सिर्फ पै के नीचे और फै के नीचे से हलंत मिल जाता है, ऐसे ही क्या और ख के नीचे मिल जाता है। अगर कै और ख के नीचे आगे ऐसा निशान लगा हुआ है या नीचे हलंत लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो जिह्वा मूल्य कहलाएंगे। जिह्वा मूल्य मतलब जीव के मूल से उत्पन्न होने वाले। और उपधामन्य मतलब कौन से होंगे? पै और फै, जब इनके आगे ऐसा निशान लगा हुआ हो या इनके नीचे हलंत लगा हुआ हो, तो ये क्या कहलाएंगे? उपधामन्य कहलाएंगे। और ये चारों ही क्या है? कुल मिलाकर अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधामन्य, ये चारों अयोगवा कहलाते हैं। इसके बाद आ जाता है संयुक्त वर्ण। तो 49 हमारे हो गए। देखिए 13 हमारे क्या हो गए थे? स्वर, बाकी हमारे 33 व्यंजन हो गए थे, और 3 हमारे वो हो गए, बाकी 49 टोटल कुल मिलाकर हो गए। और 4 हमारे क्या है? 49 वर्णों को छोड़कर और कुछ भी सामान्य वर्ण सामान्य तौर पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे छ, त्र, ग और श। ये श्रेय को पहले हमने काउंट नहीं किया था। कोई बोले कि अब 49 और 4 कितने ज्यादा हो गए, तो हमने पहले संयुक्त स्वरों को नहीं काउंट किया है, वो 49 से अलग है, ठीक है। तो पर ये सब किसी ना किसी व्यंजन के संयोग से बने गए हैं, इसलिए इनका अलग से अस्तित्व नहीं है, और ना ही ने किसी अलग वर्ग में रखा गया है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये संयुक्त वर्ण कहलाएंगे, या आप इनको संयुक्ताक्षर भी इनको बोला जाता है। जैसे क्षत्रिय इसमें दिया हुआ है, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये किस किस के योग से मिलकर बनेंगे। जैसे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय कैसे बनेगा? कै और श के योग से। अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगा? क्षत्रिय। क्षत्रिय वाला श, तो श, इसको क्या बोलेंगे? क्या और इसमें श है, तो क्या बोलेंगे? श, क्षत्रिय। लेकिन आप इस नॉर्मली लोग इसको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय। तो छह का उच्चारण करते हैं, लेकिन है क्या? क्ष। उसके बाद आ जाता है तय, त्रय। तो त्रय क्या है? तय और त्रय, तय और रे मिलेगा तो बनेगा त्रय। ऐसे ही जब इसके बाद जो हम बोलते हैं ज्ञानी बोल देते हैं, लेकिन ज्ञानी ये नहीं है, क्या ज्ञानी नहीं है, ये क्या है? जय। देखिए वैदिक संस्कृत में इसको यज्ञ नहीं बोला जाता, यज्ञ बोला जाता है। तो ये कैसे ये किसका निर्माण किससे होता है? द जय प्लस जय, इसलिए बोला जाता है यज्ञ। काफी आपने अगर आपने कहीं कोई देखा, उनको देखा हो क्या होते हैं आर्य समाज वाले जो होते हैं, वो यज्ञ नहीं बोलते, वो ना ही वो हवन बोलते हैं, वो यज्ञ बोलते हैं कि यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ हवन होता है ना, हवन को ही यज्ञ बोलते हैं वो। तो किससे मिलेगा? जय और य से मिलकर बनेगा जय, ठीक है। इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैंने आपको बता दिया। और इनको किस में रखा जाएगा? संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण इनको बोलेंगे। इसके बाद आते हैं जो विशिष्ट वर्ण है, अब उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो अंतस्थ जो वर्ण व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। ये विशिष्ट वर्ण है क्योंकि स्वरजन्य है, यानी स्वरजन्य है मतलब स्वरों से बने हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इनको और इनका एक और नाम भी दूसरा क्या है? अर्धस्वर। अर्धस्वर भी इनको ही बोला जाता है। किसको? य, व, र, ल को, क्योंकि य, व, र और ल ये किससे मिलकर बने हुए हैं? स्वरों से, तो इसलिए इनको अंतस्थ भी बोलते हैं और इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। आपको साथ के साथ चीजें नोट करते हुए चलना है। मैं आपको कल के आगे वीडियो में प्रॉपर चार्ट बनाकर इसका दूंगा। वो अगर आपने वो चार्ट पूरा याद कर लिया तो समझ लिया आपको वर्णमाला पूरी फिंगर टिप यानी उंगलियों पे हो जाएगी। देखिए ई या ई से और इसमें अगर ए जोड़ दें तो क्या बनता है? ये। और ये क्या होता है? तालव्य होता है। अगर छोटे ऊ या बड़े ऊ में ए जोड़ दें तो बनता है उ है। देखिए आप इनको एक साथ पढ़ के देखिए, उ है, उ है, उ और ए को एक साथ जब बोलेंगे उ है तो वह की ध्वनि निकलती है। ई और ए को जब एक साथ बोलेंगे तो निकलेगी ई है।
तो यानी कि य, तो य की ध्वनि लिखती है। और जब ऋषि में ए जोड़ते हैं तो रे, तो रे की लिखती है, और रे क्या है, मूर्धन्य है। और जब री में ए जोड़ा जाता है तो लय आता है, तो ये क्या होती है, दंतव्य। देखिए ली का उपयोग भी सामान्य भाषा में सामान्य रूप से प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग भी कहाँ पर होता है, वैदिक संस्कृत में। इसके अलावा आते हैं स, श और श के उच्चारण में बहुधा अशुद्धियां पाई जाती है। इनका उच्चारण स्थान अगर इनके उच्चारण स्थान पर हम ध्यान दें तो इनका उच्चारण काफी हद तक सुधारा जा सकता है। तो देखिए आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए तालव्य श कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन में पूछेगा बताइए तालव्य कौन सा है, और आपको ये चारों ही दे देगा। ये चारों ही क्या है, ऊष्म व्यंजन है। क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु रगड़ खाकर अंदर से निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें क्या कहलाते हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान सभी का अलग अलग है। तो श, श, श और है। देखिए अगर आप तालव्य पर जोर डालकर थोड़ा बोलेंगे तो श की ध्वनि निकलेगी, मूर्धन्य पर डालेंगे तो श की ध्वनि निकलेगी, और दंत पे डालेंगे, दांतों पर थोड़ा जोर डाल के निकालेंगे तो श की ध्वनि लिखेंगे, सपेरा। तो देखिए आप थोड़ा बोलकर देखिए, सपेरा। तो दांतों पर से जीभ टकराती है इसलिए दंत है, और है की ध्वनि कहाँ से आती है, कंठ से। तो ये चारों ऊष्म व्यंजन होने के कारण ही विशिष्ट माने गए हैं। तो 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, और ये क्या कहलाएंगे, ये चारों विशिष्ट व्यंजन कहलाएंगे। इनके बारे में और अगर थोड़ा सा देखें तो जो वर्ण ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, देखिए ना तो ये पूरी तरह से स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, मतलब कि ये दोनों के बीच में स्थित होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये बीच में है। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, ऑप्शन में आपको क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट अगर पूछा जाता है कि बताइए अंतस्थ वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन में इन चारों में से आपको एक मिलेगा, य, र, ल, व में से। अगर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आपने अगर एक बार भी अटेम्प्ट किया हुआ है या आपने सीटेट के या किसी भी शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे हैं, तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। तो जिन वर्गों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु उष्मा घर्षण के कारण गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ये भी संख्या में 4 ही है, श और है। तो ये चारों ही क्या है, यहाँ पर है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सिर्फ यहाँ पर ऐसे वाला है ये। तो श और है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ हो गया हमारा, ऊष्म व्यंजन हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं विशेष। देखिए विशेष 2 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि विसर्ग क्या है, ये विसर्ग है, और अनुस्वार क्या है, ये यहाँ पर बिंदी है, ना कि वो कोलन डैश जैसा है। तो देखिए इसे ऐसे लगा लीजिए, यहाँ पर ये वाली बिंदी है, यहाँ पर भी अन्य ध्वनियां है। ए, ए तथा ओ स्वर वर्गों को गुण कहते हैं। देखिए आपसे गुण संधि का नाम अगर आपने सुना है, तो गुण संधि में क्या होते हैं, यही 3 वर्ण जो है, या ए ओ, यही तीनों क्या कहलाते हैं, गुण बोला जाता है। इनको ही क्या बोलते हैं, गुणाक्षर। गुणाक्षर, इन चारों को ही, सॉरी, इन तीनों को ही गुणाक्षर बोला जाता है। और इनके साथ एक और होता है अर, अरबी जब यहाँ पर होता है तो क्या होता है, ये तीनों चारों क्या कहलाते हैं, गुणाक्षर कहलाते हैं। ए ओ, ये जो है ये चारों क्या बुलाएंगे आपको, इन गुणाक्षर कहलाएंगे। आपको ये चीजें याद रखनी है। और इनके साथ अरबी जुड़ जाता है जब संधि होती है, तो चारों ये होते हैं गुणाक्षर। इसलिए ही इन्हें, इनके से जो संधि होती है इन्हें उसे क्या बोलते हैं, गुण संधि। मतलब कि जब ए ओ ये जिनका यहाँ पर प्रयोग हो रहा होगा इन संधि में, वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और जब ओ आई और औ का हो रहा होगा तो वहां पर क्या कहलाएगा, वहां पर वृद्धि संधि होगी। यहाँ पर ये औ हो गया है, सॉरी, इसको आप आ कर लीजिए, यहाँ पर ये आ है, आ आई औ, तो क्या ये कहाँ पर होगी, ये वृद्धि संधि होगी। इसको बाद में देखेंगे, संधि जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। तो देखिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि वर्णों के उच्चारण स्थान के स्मरण के लिए संस्कृत व्याकरण में 9 सूत्र हैं, जिनकी सहायता से उच्चारण स्थानों को सरलता से स्मरण किया जा सकता है। और ये 9 सूत्र कौन कौन से हैं आपको देखिए सामने दिख ही रहे होंगे। तो मैंने थोड़ा इनकी डिटेल ज्यादा नहीं दिया, लेकिन मैं इनकी व्याख्या आपको पूरी यहाँ से करने वाला हूँ। देखिए अकुह विसर्जनायानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, यानी कि कंठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं, अकुह विसर्जनीय नाम। अकुह से मतलब ए, इसमें देखिए अकुह को तोड़ेंगे तो ए, और इसी के साथ ए और आ, यानी कि दोनों ए और आ हो गए। कै से मतलब है यहाँ पर कै वर्ग पूरा, यानी कि कै ख ग घ घ, कै ख ग घ घ, ये ओ सॉरी, कै ख ग घ जो होते हैं, कै वर्ग होता है पूरा, वो ए आ और पूरा कै वर्ग है, और विसर्जन मतलब विसर्ग, यानी कि ए आ कै और है, और उसी के साथ विसर्ग। ये पांचों कहां से उच्चारित होंगे, ये कंठ से उच्चारित होंगे। तो यहाँ पर अब इसके आगे देखिए, इचुए सानाम तालु, तो ई
पूरा च वर्ग य और स। यहाँ पर आप इनको तोड़ तोड़ कर देख लीजिए। यहाँ पर ई च से मतलब पूरा च वर्ग, य से मतलब य, श से मतलब श, ये मतलब य श ई और ये पूरा च वर्ग। ये किससे उच्चारित होंगे? ये तालु से उच्चारित होंगे। ऋटूर षणाम मूर्धा, यानी कि र से ऋषि, पूरा ट वर्ग, र और श षटकोण वाला ये स जो है यहाँ पर, ये पांचों कहाँ से उच्चारित होंगे? सॉरी चारों, र ऋषि, श षटकोण वाला और पूरा ट वर्ग, ये कहाँ से उच्चारित होंगे? ये मूर्धा से होंगे। लृ और लृतु लसानाम दंता, तो लृ त वर्ग और ल ये कहाँ से होंगे? और इसके साथ ही स, लृ त वर्ग ल और स ये कहाँ से होंगे? ये दंती, यानी कि दांतों से इनका उच्चारण होगा, तो ये क्या कहलाएंगे? दंती। उपधामन्या नाम ओष्ठो। अब यहाँ पर देखिए ओष्ठ से कौन सा? उ पूरा पै वर्ग, और जो उ और पै वर्ग है पूरा, ये कहाँ से होंगे? ये होठों से इनका उच्चारण होगा। एवं नाम नासिका, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है? ये प्रत्येक 5 वर्ग हैं, उनके अंतिम वर्ण यहाँ पर है। ये थोड़ा मुझे भी उच्चारण में हो रही है, क्योंकि मैंने भी कुछ ही दिन पहले संस्कृत पढ़नी शुरू की है, बचपन से नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरी संस्कृत अब काफी अच्छी हो गई है और मेरे नंबर भी संस्कृत में काफी अच्छे थे, सीटेट में भी और वैसे एग्जाम में भी। तो एम नाम नासिका, यानी कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर जो होगा वो क्या होगा? वो नासिका से उच्चारित होगा और क्या कहलाएगा? नासिक वर्ण कहलाएगा। ए दे तो कंठ तालु, यानी कि ए जो है दोनों वो कहाँ से होंगे? वो कंठ तालु से होंगे। ओ देते, सॉरी मैं 1 मिनट मिटा देता हूँ। ओ दो तो कंठोष्टम, तो जो दोनों ओ और औ हैं वो कहाँ से उच्चारित होंगे? वो कंठोष्ठ से होंगे। और वकारस्य दंतोष्टम, तो वह कहाँ से होगा? वो दंतोष्ठ से होगा। वह देखिए आप बोलकर देखेंगे, वकारस्य दंतोष्टम, तो वकारस्य मतलब वह कहाँ से उच्चारित होगा? दंतोष्ठ से। तो इनका टेबल एक पूरा बना के मैं आपको अलग अलग कल के वीडियो में इसके पार्ट 2 में आपको दिखा दूंगा, सॉरी पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 में मैं आपको इसका एक टेबल आपको प्रारंभ में ही दिखा दूंगा। तो देखिए कुछ यहाँ से एक चीज और आप सीख सकते हैं कि वर्ण विच्छेद कुरुते सारांशीय मूल्यांकनम। तो जो अब तक हमने सारांश किया है उसका हम थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं 1 मिनट। तो देखिए संस्कृत सीटेट में संस्कृत के प्रश्न संस्कृत में ही पूछे जाते हैं, ना कि हिंदी में। तो मैंने भी कोशिश किए हैं कि यहाँ पर संस्कृत में ही क्वेश्चन दें। तो वर्ण विच्छेदम कुरुता है, तो इसका क्या मतलब है? वर्ण विच्छेद कीजिए। तो राजन का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो प्रारंभ में र प्लस आ प्लस जय प्लस ए प्लस न, ऐसे ही आपको सभी का उच्चारण कर, ऐसे ही सभी का विभाजन आपको करना है। अगर गज का करते हैं तो आधा ग और इसमें मिलता है जय, फिर आधा जय और इसमें मिलता है ए। आधा जय में सिर्फ आपकी समझ के लिए बोल रहा हूँ, ये ग हलंत है, ठीक है। इसके बाद पूरा, इसके बाद ग हलंत ए, जय हलंत ए। तो लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बोल देता हूँ इसे आधा ग या आधा जय, कोई भी इस पर वो ना करे कि मैं कैसे बोला हूँ। तो ये सिर्फ आपकी समझने के लिए है कि मैं इसको फै हलंत बोलूँ तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं आधा फै बोल देता हूँ, क्योंकि आपको बचपन से आदत है इसे आधा फै बोलने की। तो फै ए ल ए में फलम, छ आ त र आ। देखिए यहाँ पर त्र है, और त्र को मैंने पहले भी आपको बताया तो कैसे बनता है? तय हलंत और र से मिलकर बनता है, तो तय हलंत पहले से ही है और यहाँ पर र में हलंत लगाकर आ कर दिया गया है। तो छात्रा मति, ऐसे ही यहाँ पर मति का, ज्ञान का और कक्षा का भी विभाजन किया गया है। देखिए स्वर व्यंजन वर्णनान पृथक कुरुत है, तो स्वर व्यंजन वर्णों को पृथक पृथक छांटिए। तो यहाँ पर काफी सारे वर्ण दिए गए हैं और उनमें से आपको स्वर और व्यंजन छांटने, तो आपने यहाँ पर स्वर भी छांटेंगे और यहाँ पर व्यंजन भी छांटेंगे। मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको स्वयं छांट के देखना है। तो आज का आपका एक्सरसाइज यही है। देखिए अब एक टेबल आपको मिल गई है, तो इसमें आप दिख रहे हैं ऊपर अघोष, घोष, सघोष। ये आपको घोष या सघोष एक ही होता है, अघोष और घोष ये दोनों विपरीत होते हैं। मतलब घोष को ही सघोष भी बोलते हैं और अघोष तो अघोष है ही। तो इसी में ही अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण ऐसे करके ये पूरा एक टेबल बना हुआ है। आप इस टेबल को वीडियो रोककर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो ये इसके बारे में हम अपने दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। और देखिए कंठ तालु और इससे भी रिलेटेड पूरा चार्ट यहाँ पर मैंने बना दिया है। तो कौन कहाँ से उच्चारित होता है वो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। तो कै वर्ग यहाँ पर पूरा किससे होता है? कंठ से। और इसी के साथ ही इसमें क्या आ जाता है? और है भी आ जाता है, ए आ जाता है, और विसर्ग भी यहाँ पर आप इसी में आ जाता है। तो है ए और विसर्ग भी कंठ किस में आएंगे? कंठ में। पूरा च वर्ग श और ये, और इसी में क्या आएगा? और ई भी आएगा, तो किसमें होगा? तालु में होंगे। तो यहाँ पर पूरा ट वर्ग श और र, और कौन यहाँ पर? र से ऋषि भी यहीं पर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो पूरा त वर्ग श और ल ये किस में आ जाएंगे? दंत में। पूरा प वर्ग किस में आएगा?
ओष्ठव्य में। तो ये टेबल आपको पूरा पूरा लिख लेना है और इस टेबल से आपको काफ़ी चीज़ें याद करने में मदद मिलेगी। और अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष को याद करने की एक ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा, सिर्फ एक कोड बताऊंगा, उस कोड के द्वारा आप पूरा का पूरा याद रख पाएंगे कि कौन सा वर्ण अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। सिर्फ एक 4 अंकों का या 3 अंकों का एक कोड बताऊंगा और आप उसको सीधा सीधा याद रख पाएंगे। फिर आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन अल्पप्राण है और कौन कौन महाप्राण है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वर्ग पूरे याद कर लेने हैं। प्रत्येक वर्ग आपको याद होना चाहिए। रटने के लिए मैं नहीं कहूंगा, आपको बिल्कुल समझ के याद करना है। कै, ख, गै, घै, अण, तो ये अंग, तो आपको ये सब याद रखना है। और आपको ये भी याद होगा कि ये क्या है, ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, बोलिए बोलिए कमेंट कीजिए, ऊष्म व्यंजन। और ये क्या है, ये अंतस्थ है। ठीक है, तो उसके इसके आगे भी मैं एक और इससे और भी बेटर थोड़ा मैं करने की कोशिश करता हूँ। कल मैं और अच्छा टिक टेबल आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, सभी लोग घर पे रहिए। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि संसार में सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, रोग रहित हों, सबका कल्याण, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो। तो सभी इस प्रार्थना को, सॉरी परिभाषा बोल दिया गलती से, क्षमा चाहेंगे। तो सभी इस प्रार्थना को एक बार जरूर बोलेंगे जोर से, और अपने ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हैं, जिसे भी आप दाता समझते हैं, परमेश्वर समझते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप जिसे भी मानते हैं, तो कैसे भी करके इसी प्रार्थना को आप अपनी लैंग्वेज में एक बार भगवान से करेंगे कि कोविड-19 से अपने पूरे भारत देश और पूरे विश्व की रक्षा करे और आपके घर परिवार और आप सब लोग सुरक्षित रहें। तो देखिए, एक थोड़ा सा और मैं यहाँ पर थोड़ा और प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा ही बस टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं। तो देखिए, द्विओष्ठव्य ध्वनियां, मतलब जो दो, जिनमें बोलने में 2 होठों का प्रयोग होता है, तो वो कौन सी है, पै, फै, बै, भै, मै। यानी कि पूरा पै वर्ग क्या होता है, द्विओष्ठव्य में होता है। देखिए, आप इसे बोल कर भी देखिए, पैसे, देखिए जितनी भी चीजें आप इसको ऐसे याद रखिए कि पैसे पार्टी, फैसे फ्रेंड, बैसे बंक, भैसे भलाई और मैं से मस्ती। तो आप इन शब्दों को अगर आप याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा कि ये दोनों सब क्या है। देखिए, दोस्ती, जहां दोस्ती मतलब जहां 2 लोग मिले, दोस्ती मतलब 2 लोग, और 2 लोग से आप इसे ऐसे याद रखिए कि 2 लोग और जहां पर मिलेंगे वहां पर क्या होगी, द्वयोष्ठव्य ध्वनि होंगे। और वो कौन से होंगे, आप सब बोलकर देख सकते हैं, पार्टी है, फ्रेंड है, बंक है, भलाई और मस्ती है। तो ये सब क्या है, द्विओष्ठव्य ध्वनियां। दंतोष्ठ है, मतलब जिनको उच्चारण, इन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे के होठ का प्रयोग होता है। तो ऐसी ध्वनि कौन सी है, व या ब, व नहीं, सॉरी, व वकार, व वक, आप इसको याद रखिए। दंतोष्ठव्य, यहाँ पर सॉरी प्रिंट होने में मिस्टेक हो, प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा व। तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, व है। दंतीय ध्वनियां, जिनका उच्चारण में जीभ ऊपर के दांतों को छूती है। तो आप बोलकर देख सकते हैं, त, थ, द, ध, आप उच्चारित करके देखिए स्वयं। तो दंतीय ये ध्वनियां हैं, तो इनका उच्चारण कहां से होता है, दांतों से। वर्तस्य, वर्तस्य मतलब दांतों के ऊपर का जो मसूड़ा होता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में दांतों का अंदर का मसूड़ा छुआ जाता है। आप उच्चारण कर करके देखिए, मैं कोई भी चीज गलत आपको नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम सटीक है। देखिए, रटने से कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ उच्चारण करके अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आप उच्चारण कीजिए मेरे साथ साथ, न, ल, र, श, ज। तो ये कहाँ से होते हैं, इनमें जीभ हमारे दांतों के ऊपर मसूड़े के भाग को छूती है। तो ये क्या कहलाएंगे, वर्तस्य ध्वनियां। तालव्य कौन से, तालव्य मतलब जब जीभ तालु को छूती है। तो च, छ, ज, झ, झ, य, श। तो ये मैंने आपको तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं, इसके लिए मैंने आपको सूत्र भी लिखवा दिया था। अगर आप इसको ऐसे भी याद नहीं रख पाते तो आप इसके लिए एक और सूत्र याद रख सकते हैं, जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है, यसी। यसीच आपको याद रखना है तालव्य ध्वनियों के लिए, यसीच, यानी कि यस, य और श और पूरा च वर्ग और ई, ये सब किस में आएंगे, तालव्य ध्वनियों में। इसके बाद आती है मूर्धन्य ध्वनियां, जिनके उच्चारण में जीभ कठोरता से तालु को छूती है। ट, ठ, ढ, ढ, ण। देखिए, उच्चारित करके देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जीभ कहाँ लगी है, ऊपर, मूर्धा में टच हो रही है। तो कंठव्य ध्वनियां, जिनके उच्चारण में कंठ का स्पर्श होता है। क, ख, ग, घ, ण, और इसी के साथ ही है, ए और आ, ये ध्वनियां कहाँ से निकलती है, कंठ से। तो इसलिए क्या कहलाएंगी, ये कंठव्य ध्वनियां कहलाएंगी। तो उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर, तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद निम्नलिखित है, ज्यादा नहीं है, देखिए थोड़े से ही है। और इसे और बेटर और सरल तरीके से करने की कोशिश मैं कल करता हूँ। कल मैं आपको इसे और भी सरल तरीके से दूसरे पार्ट में समझाऊंगा। तो स्पर्शी मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा द्वारा विभिन्न स्थानों का स्पर्श किया जाता है, वो सब क्या कहलाएंगे,
स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। और ये सारे क्या है, पांचों वर्ग जो होते हैं वही क्या है, पांचों वर्ग के 25 व्यंजन वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। आप उन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वर्ग के चारों व्यंजन, सॉरी 20 व्यंजन है जो स्पर्श हैं, बाद वाले कौन से हैं, नासिक के हैं। तो स्पर्श संघर्षी मतलब जिनका स्पर्श भी हो और व्यंजनों के उच्चारण करने में संघर्ष भी करना पड़े, तो ये कौन से हैं, तो 6 वर्ग के 4 व्यंजन क्या है, स्पर्श संघर्षी हैं। यहाँ पर आप इसको साथ के साथ नोट करते हुए चलेगा, ये बीटीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीटीसी फर्स्ट सेम या थर्ड सेम में है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय सीटी जैसी ध्वनि निकलती है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करने में ना काफी सारा संघर्ष करना पड़ता है वायु प्राण को अंदर से आने में। प्राण मतलब वायु, वायु जब अंदर से निकलती है उच्चारित होती है। देखिए आत्मा के द्वारा जब उच्चारित करने किसी चीज को बोलने की चेष्टा की जाती है तो अंदर से प्राण वायु अंदर से निकलती है और वो अलग अलग स्थानों से टकराते हुए बाहर आती है और ध्वनि को उत्पन्न करती है। तो संघर्षी कौन कौन से होंगे, श और श। तो देखिए आप तीनों को उच्चारण करके देखिए, सीटी की जैसी कुछ कुछ आवाज अंदर से आई, श तो सीटी सी बजती है। तो अनुनासिक, तो नासिका द्वारा बोले जाने व्यंजन अनुनासिक कहलाते हैं। और ये कौन से हैं, जो स्पर्शियों के पूरे स्पर्श को नहीं, जो स्पर्शी व्यंजन के अलावा 5 वर्गों में बचे थे। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन, देखिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन एक अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन है। तो अनुनासिक कौन से कहलाएंगे, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। तो पार्श्विक व्यंजन, देखिए ये पार्श्विक, लुंठित और उच्छिप्त ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे वो कोई सी भी राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे वो सुपर टेट हो या कुछ भी हो, ये 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। तो पार्श्विक होता है लय, जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाए वो कौन सा होगा, या तो उसमें ऑप्शन में पार्श्विक दिया होगा या लय दिया होगा। तो पूरी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, पूरी लाइन एकदम ज्यों की तो, कि जब उच्चारण करते समय वायु जीभ के साइडों से निकल जाए तो वो क्या होगा, वो पार्श्विक कहलाएगा। यानी कि साइड मतलब पार्श्व, और पार्श्व से निकलेगी तो पार्श्विक, इसलिए वो कौन सा होगा, वो होगा लय। लुंठित यानी कि जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा को बेलन की बात कुछ घूमना पड़ता है। बेलन मतलब काफी सारे लोगों को रोटी बनानी आती होगी, चकले बेलन से बनाते हैं, तो रह की बेलन जैसे घूमता है वैसे अगर जीभ घूम रही है तो वो क्या होगा, वो लुंठित होगा। लुंठित मतलब लुंठ होना, लुंठ मतलब घूमना राउंड राउंड, तो वो क्या होगा, लुंठित वर्ण होगा। वो क्या है, वो इकलौता र है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि लुंठित वर्ण कौन सा है, र। उच्छिप्त व्यंजन की अगर बात होती है, उच्छिप्त व्यंजन मतलब जिनके उच्चारण में जीवा मूर्धा को जोर से टक्कर मारकर तुरंत वापस लौट आ जाती है। ऐसे नहीं होता कि किसी को थप्पड़ मारा और एकदम से बैठ गया, अचानक आप काफी लोग मस्ती करते हैं क्योंकि पीछे से किसी को छेड़ दिया एकदम से, ऐसे सीरियस होकर बैठ गए जैसे आपको कुछ पता नहीं है, तो ऐसे ही जीभ करती है, तो मूर्धा को टच करेगी और एकदम झट से वापस आ जाएगी। तो ये क्या कराएंगे, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, ड और ढ। इसके बाद आते हैं अर्धस्वर। तो अर्धस्वर क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर का सा आभास मिलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ई प्लस ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यह बनेगा, और ये क्या कहलाएगा, अर्धस्वर कहलाएगा। तो यह और वह क्या है, अर्धस्वर है। इन ध्वनियों में क्रम से ए के साथ ई और ऊ का संयोग होता है। ये मैंने आपको संयोग पहले करके दिखा दिया था, तो कैसे कैसे आपको संयोग करना है। तो गाइस अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल सियारी का एजुरा को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं शिव खत्री एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए काफी सारे लोग जो थोड़े, जिनके कमेंट थोड़े वो कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, रेस्पेक्टफुल नहीं होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये एक पोस्टर लगाया है, सिर्फ देख लीजिए, बाकी बोलना कुछ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट अर्ज और फाइट बैक। बस पोस्टर उन्हीं लोगों के लिए है जो कमेंट जिनके रेस्पेक्टफुल नहीं थे, और जो लोग पीछे से कमेंट कर रहे थे वो समझ लीजिए ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकी इसका कोई पर्सनल वो नहीं है मेरी किसी से। सिर्फ मैंने एक पोस्टर लगा दिया ताकि वीडियो देखने के बाद अगर आपने वीडियो देखा है, अगर कोई वो वीडियो देख रहा है जो डिसलाइक मारता है, मुझे पता है मेरी हर वीडियो पे सिर्फ एक या 2 डिसलाइक होते हैं, ये उन्हीं के लिए है, तो मैं किसी से ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, समझने वाले को ज़्यादा ही काफ़ी होता है। तो ये पोस्टर आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर आपको कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ याद नहीं रहता है तो आप यहाँ से इसे वेलर, पैलेटर, रेट्रोफ्लेक्स, डेंटर और लेबल के से याद रख सकते हैं। और प्रत्येक वर्ण का उच्चारण भी आप अंग्रेजी में यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर आपको उच्चारण करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे क्या का उच्चारण होता है क, तो आपको अंग्रेजी से थोड़ी मदद मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इंग्लिश टेबल भी आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। तो सारा कुछ इसमें यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आप अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आया, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एससीएस बोर्ड, तो किसी भी बोर्ड का अगर कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र है और उसको वो समझ में नहीं आ रहे हैं, कंठ तालु मूर्धा याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको भी यहाँ से
इससे आप याद रख सकते हैं, लेकिन क्रम आपको याद रखना होगा। फिर हिंदी में तो आपको संस्कृत करनी पड़ेगी, क्योंकि संस्कृत इंग्लिश में नहीं मिलते। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा पूरा बेस्ट करने की कोशिश की है। अगर आपने देखी तो सभी दोस्तों के लिए मैंने भी एक पोस्टर आज लगाया है, इसमें सारे फ्रेंड्स है। तो थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स को डेडिकेट है। तो थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स जो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी का धन्यवाद। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इतना ही आपसे है। और सभी लोगों को वीडियो शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके बताते हैं कि अगर हमने कुछ अच्छा किया है, कमेंट में आप बताते हैं हमारी कमियां क्या हैं, तो आप हमें बता, आपका सजेशन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम उसे आगे से चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे अगर आप हमें कमेंट करके सजेशन देते हैं। तो देखिए, हम उसके लिए बुरा नहीं मानेंगे। आपका एक एक सजेशन हमें मोटिवेट करता है, आपका एक एक लाइक जो आप करते हैं वो हमें मोटिवेशन देता है और अच्छा करने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, सॉरी लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप जितने भी लोगों को जानते हैं जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।